नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि 2024 तो शुरू हो चुका है और उसके साथ ही लोकसभा चुनावों की आम चुनावों की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही आम चुनावों का जिक्र आता है तो जहन में आता है इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन जब यहां जहन में आता है तो यहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो भी यहां पर जिक्र बन जाती हैं। चाहे यहां पर इंडिया गठबंधन की हालिया स्थिति हो, चाहे इंडिया गठबंधन में सीट वितरण हो, और चाहे यहां पर इंडिया गठबंधन के 28 राजनीतिक दलों में से जिन राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई है उसका भी लगातार ही जिक्र आता है। आज यहां पर जिक्र इस बात का इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरह से 28 राजनीतिक दलों में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी अपने अपने राज्यों में सरकारें हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी का जो शिकंजा है वो कसता और ज्यादा बढ़ता भी जा रहा है। जिस तरह से ईडी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी मानकर या कहीं की गवाह मानकर या कहीं की यहां पर कुछ न कुछ मानकर 3 समन जारी कर चुकी है। उसके साथ ही यहां पर हेमंत सोरेन पर भी एक यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, जिसे लेकर ईडी उनके खिलाफ भी 7 समन पूछताछ के लिए जारी कर चुकी है। लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के 7 में से एक भी समन पर पेश नहीं हुए हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल 3 में से एक भी समन पर पेश नहीं हुए। ऐसे में विपक्ष का लगातार कहना है कि विपक्ष पर यहां दबाव की राजनीति की जा रही है। विपक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं पर यहां केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार दबाव बना रही है केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जिससे वे नेता, वे पार्टियां कमजोर पड़ जाएं और उसका फायदा लोकसभा चुनावों में बीजेपी उठा सके। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार उठ रहे हैं और कई सवाल ऐसे हैं जो लगातार गहरे होते जा रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरह से हेमंत सोरेन जेएमएम का कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं, हालांकि शिबू सोरेन उनके पिताजी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं नेतृत्व कमान पार्टी के उनके हाथों में है और अपने राज्य में जो सरकार चला रहे हैं, सरकार का नेतृत्व भी जेएमएम कर रही है। इधर अरविंद केजरीवाल आपका नेतृत्व करते हैं, आप 2 राज्यों में सरकारें चला रही हैं। क्या ये वाकई में दबाव की, क्या ये वाकई में राजनीति ऐसी हो रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे लोकसभा में बीजेपी को फायदा मिल सके? देखिए, बिल्कुल कहने को तो यही कहा जा रहा है कि लगातार जो बीजेपी केंद्र में सत्ता में है और वो लगातार जो उनके विरोधी खेमे हैं, खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके ऊपर लगातार दबाव बना रही। चाहे दिल्ली की बात करें सरकार की, या फिर हम झारखंड सरकार की बात करें, वेस्ट बंगाल की भी हम बात कर सकते हैं, और भी तमाम सारे राज्य हैं जिसमें लगातार जो ईडी की कह सकते हैं मौजूदगी हमेशा चर्चाओं में रही है कि क्या सिर्फ विपक्षी जितने दल हैं उनके सरकारी घोटाला गबन कर रही हैं, क्या जो सत्ताधारी बीजेपी है उसके जिन राज्यों में सरकार हैं क्या वो कोई घोटाला गबन नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर तकरार का दौर लगातार जारी रहा है। और आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार उनको समन जारी हो रहा है लेकिन फिर भी वो पेश नहीं हो रहे हैं, और इसी तरह से हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार उनको समन जारी हो रहे हैं लेकिन वो भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो कई तरह के राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं कि क्या जो बीजेपी है वो ईडी सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, और जो इंडी गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, खासकर आम आदमी पार्टी भी है और जेएमएम भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का हिस्सा है, तो ईडी के जरिए क्या इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जब इंडी गठबंधन अस्तित्व में नहीं था उस समय से ही लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर चर्चा इस तरह की थी कि उनके सरकार में न सिर्फ वो बल्कि उनके तमाम सारे जो कह सकते हैं कि करीबी जो कह सकते हैं लोग थे उनके ऊपर लगातार घोटाले का आरोप लगता रहा। उनकी जो कह सकते हैं आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल, उनके ऊपर आरोप लगा, उनके बहुत करीबी पंकज मिश्रा उनके ऊपर आरोप लगा, एक उनके बहुत करीबी थे दाऊ यादव उनके ऊपर आरोप लगा। तो ऐसे कई सारे जो नाम थे वो लगातार एक के बाद एक आते चले गए। अभिषेक जो उनके सलाहकार उनके ऊपर ये आरोप लगा। तो बिल्कुल उनके ऊपर पहले से ये मामला था, लेकिन चूंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है इसीलिए सभी लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी या सीबीआई के जरिए दबाव बनाकर उनको जो है परेशान किया जा रहा है। खासकर जो हेमंत सोरेन ने कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी लगातार उनकी सरकार को गिराने का काम करती रही है। कांग्रेस पार्टी के 3 जो विधायक थे, इरफान अंसारी उसमें से एक थे, और वो जब वेस्ट बंगाल जाते हैं तो उनकी गाड़ी में 50 लाख के आसपास रुपए मिलते हैं और वो उसको बता नहीं पाते कि रुपए कहाँ से आए। फिर कांग्रेस पार्टी और जो जेएमएम है ये आरोप लगाती है कि बीजेपी ने उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए ये सब तामझाम किया था। तो इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे हैं। वहीं अगर हम
आम आदमी पार्टी को देखें तो वो भी ये बात कहते रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया आज अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सारे आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लगातार देखने को मिला है कि चाहे हेमंत सोरेन हो या फिर हम देखें जाए दिल्ली हो, वो दोनों ही जगह पर ईडी की सख्ती जो है वो लगातार देखने को मिली, छापेमारी लगातार देखने को मिली है। अब आने वाले दिनों में इसके लेकर क्या कुछ होता है, कि दोनों मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या पद छोड़ेंगे। और जिस तरह से हमने देखा भी कि जो हेमंत सोरेन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई, वहीं अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो उसमें भी कई सारे नाम निकल कर सामने आए। उनकी पत्नी का नाम भी कहीं ना कहीं सामने है कि क्या वो भी मुख्यमंत्री बन सकती है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब जो चीज़ें हो रही हैं, खासकर लोकसभा चुनाव से पहले हो रही हैं। तो ऐसे में हर चीज़ का इसमें राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिकरण होता नजर आ रहा है। लेकिन अमन जी, जिस तरह से यहाँ पर एक समान एक चीज़ देखने को ये मिलती है जीएमएम और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में, कि दोनों अपने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और दोनों को समन जो ईडी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, दोनों ही नेता उसे नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। अब ये बात तो अलग है कि घोटाला हुआ है या नहीं है, ये कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट तय करेगी। लेकिन इससे इतर अगर देखा जाए तो कानून सबके लिए बराबर है, और जिस कानून के तहत यहाँ पर पीएमएलए की धारा 50 का लगातार जिक्र है, उसके तहत समन ईडी जारी कर रही है, तो क्या जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए दोनों ही मुख्यमंत्रियों को? और क्या जो संवैधानिक पद पर वे विराजमान है, एक मैं कहूंगा कि शक्तिशाली पद पर वे विराजमान है, क्या इसको कहीं ना कहीं ध्यान में, क्या इसका फायदा उठाते हुए वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर लगातार बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है कि अगर वो सच्चे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उनकी नीति में कोई गड़बड़ नहीं है, तो आखिर वो ईडी ऑफिस आने से बच क्यों रहे हैं। क्योंकि लगातार पंकज मिश्रा जो हेमंत सोरेन के करीबी थे, जब वो पूछताछ के लिए पहुंचते हैं उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, मनीष सिसोदिया और जिस तरह संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि अगर हम ईडी ऑफिस पहुंचे तो हमें जो है बंद कर दिया जाएगा। और ये बात लगातार चाहे केजरीवाल कह सकते हैं सरकार के लोग हों या फिर हेमंत सोरेन सरकार के लोगों को ये बात कहते रहे हैं कि ईडी उनको जेल के अंदर डालना चाहती है। और ये लगातार इस बात को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं, जो बातें बनी हुई हैं कि क्या दोनों मुख्यमंत्री का जो भविष्य है आने वाले दिनों में, क्या वो अधर में आने वाला है। क्योंकि अगर दोनों को जेल होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की जो स्थिति है, मेरे ख्याल में सरकार में तो है ही वो, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी लोकसभा सीटों को बढ़ाने की वो कोशिश में है, क्योंकि एक ही शायद लोकसभा सीट उनके पास है। इसी तरह दिल्ली में अगर देखा जाए, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। तो ऐसे में दोनों ही अपने राज्यों में लगातार ये चाहते हैं कि उनकी जो लोकसभा में उपस्थिति है उसकी संख्या बढ़े, इसीलिए लगातार वो ईडी से टकराते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पास जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बचते हुए दोनों ही मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं कि ईडी के सामने पेश ना हो। और ईडी जिस तरह से यहाँ पर समन जारी कर रही है, कहीं ना कहीं वे जिस तरह से नजरअंदाज उसे कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल दोनों ही मुख्यमंत्रियों पर यह बन रहा है कि वे अपनी औहदे, अपने शक्तिशाली पद पर विराजमान होने का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल दौलत ये भी लगातार उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्री हैं। ये इंडिया गठबंधन 28 राजनीतिक दल उसमें एकजुट हुए हैं और करीब 6 से 7 राज्य हैं जिसमें इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारें, उनमें से दो, एक जेएमएम और आम आदमी पार्टी, दोनों के राज्यों में सरकारें हैं। क्या इंडिया गठबंधन के जिस तरह से इन दोनों मुख्यमंत्रियों पर लगातार समन ईडी के आ रही हैं, क्या इंडिया गठबंधन को ध्यान में रखकर भी उसे दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन अभी तो नहीं, लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे आगे आएगा तो बड़ी परेशानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकता है। कहीं ना कहीं वही देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी चीज़ें कर रही हैं कि पहले शुरुआत थी यहाँ से दिल्ली और उसके बाद झारखंड या अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके के आक्रमण जो है हो सकते हैं। अगर जैसा वो कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है तो ये साजिश अभी आगे और भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पर हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी बेकरार है और उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ भी दाव पर खेला जा सकता है। और अगर ये साजिश है तो कहीं ना कहीं और भी मुख्यमंत्रियों के ऊपर गाज गिरेगी, नहीं तो ये कानूनी प्रक्रिया है जो यहाँ पर चल रही है। और ये चुनाव का वक्त कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये किसी के खिलाफ है, यानी इसका फायदा तो खुद आम आदमी पार्टी उठा रही है कि चुनाव के समय है तो यहाँ पर हम बीजेपी पे आरोप लगाकर कहीं ना कहीं वोट बैंक या फिर इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं कि चुनाव के दौरान परेशान किया जा रहा है। यानी राजनीति तो इस मुद्दे पर देखा जाए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और हेमंत सोरेन तीनों ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना होगा कि इसका लाभ कौन लेता है और इस कानूनी प्रक्रिया में कौन फंसता नजर आता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा कि कानूनी प्रक्रिया में कौन फंसता नजर आता है। लेकिन ऐसे में तमाम दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के जो प्रावधान है उसमें एक अहम बात ये जरूर आ जाती है कि अगर ईडी के समन पर मुख्यमंत्री पेश नहीं होता है तो ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत होने चाहिए जो उक्त मामले में मुख्यमंत्री की पूर्ण रूप से यहाँ भागीदारी, पूर्ण रूप से यहाँ संलिप्तता दिखाते हो। उसके बाद ही मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी ईडी कर सकती है, जो अब तक भी होती नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। ऐसे में यहां हमारे सहयोगी अबरार है,
अबरार से जानेंगे कि अबरार जिस तरह से लगातार दोनों ही मुख्यमंत्री समनों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उस पर कानून कहता है कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है मुख्यमंत्री को, लेकिन यह पुख्ता सबूत होने चाहिए और ईडी गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। क्या इसका मतलब ये निकल रहा है कि पुख्ता सबूत नहीं है? देखिए बिल्कुल जो है ईडी गिरफ्तार ज़रूर कर सकती है, ऐसा प्रावधान ज़रूर है, लेकिन ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है इस पर सवाल है अब, क्योंकि लगातार जिस ढंग से इस पूरे मामले पर जो है यहाँ पर एक तरीके से माहौल बना हुआ है। और आज भी जो सुबह सुबह खबरें आई कि अरविंद केजरीवाल जिस सोसाइटी में रहते हैं उस तरफ जो रास्ते जा रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों का आना जाना बंद कर दिया है, उनके जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनसे नहीं मिलना। तो आप सोचिए कि ये पूरा मामला जिस ढंग से किया गया है वो दरअसल दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक रूप से एक लांछन आप जिसे कह सकते हैं वो पार्टी पर पूरी तरीके से लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो इसका जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आप इस तरीके से बयानबाजी करते रहिए और जिसका आपको लाभ जो है आने वाले दिनों में मिलता रहेगा। आप सोचिए कि अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है या फिर ईडी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी की बात कहती है तो उस पर बीजेपी के नेता किस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आते हैं। आज की ही हम अगर बात करें तो आज रमेश भिदोड़ी से लेकर के जितने लगभग जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी की उसका जो है कार्रवाई को लेकर के तमाम भाजपा के बड़े नेताओं ने इस पर अपनी बातों को रखा है। तो भाजपा ये जानती है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक जो है बड़ा मामला है और इस पर वो जितना ज़्यादा वार करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर वो प्रचार करेंगे, जनता के बीच इसको आम करेंगे, उससे कहीं ना कहीं जनता अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो एक इमेज बना चुकी है कि वो ईमानदार नेता हैं या फिर एक काम करने वाले नेता हैं। दिल्ली में उन्होंने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम किए हैं, ट्रांसपोर्ट में जो महिलाओं को छूट दी है, ये जो एक इमेज बिल्डअप हुई है उनके कामों को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाने का यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। और आप ये समझिए कि इस पूरे मामले पर जैसा कि आपने खुद कहा कि ईडी गिरफ्तार बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ईडी जिनको गिरफ्तार कर चुकी है, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, उनके खिलाफ ही जब सबूत नहीं पेश कर पा रही है तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत रहेगा। खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो है इस पूरे मामले पर जब वो मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने कोर्ट के भीतर इस बात को रखा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी सबूत जो है ईडी के पास मौजूद नहीं है जो ये बताते हो कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में संलिप्त है। तो ऐसे में जब गिरफ्तार जो लोग हैं उनके खिलाफ सबूत नहीं है इस तरीके के ठोस, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कम से कम कुछ तो ठोस सबूत आपको पेश करने ही पड़ेंगे और जब तक सबूत नहीं है तब तक आप इस तरीके का माहौल बनाते रहें। बिल्कुल, यहाँ पर सबूतों पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में यहाँ दिनेश है। दिनेश, हिट एंड रन तो आप लिख रहे हैं, लेकिन जो ईडी हिट करने के पीछे भागी हुई है दोनों मुख्यमंत्रियों को, और जो रन यानी कि भाग में लगे हुए ईडी से दूर भाग रहे हैं, समनों से दूर भाग रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, क्या इससे मुसीबतें बढ़ेंगी आगे या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं दाल में काला कुछ ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ लगातार ईडी जो है समन जारी कर रही है और ईडी जो समन जारी करने की कोशिश कर रही है उसमें, और कहीं ना कहीं दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। 7 समन हेमंत सोरेन के खिलाफ जारी कर चुकी है, जबकि 3 समन अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल का कल पेश ना होना और उनका ये कहना कि जब ये शराब घोटाला करीब 2 साल से हम ये नाम जो है इसको सुनते आ रहे हैं, यदि घोटाला हुआ है तो उसमें एक चवन्नी भी ईडी को कहीं से जांच में नहीं प्राप्त हुई। और अरविंद केजरीवाल का सीधा आरोप है जब कोई घोटाला होता है, जब कोई पैसा लिया जाता है, उसका कहीं ना कहीं कोई डिटेल तो मिलेगी ना, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक पैसे की भी यहाँ से कोई उनको प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे में पैसा क्या हवा में गायब हो गया, कहाँ चला गया वो जो गबन किया हुआ पैसा था? और ईडी आखिरकार जब इतनी मजबूती से काम कर सकती है तो उस पैसे की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं कर पाई, जिसका वो आरोप लगातार लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईडी के
ऊपर पलटवार करते हुए, केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो, उनका यही मानना है कि यहाँ पर केंद्र सरकार जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और सत्ता में होते हुए अपनी जो पावर का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं। कोशिशें बिल्कुल यहाँ पर लगातार की जा रही हैं और हमारे सहयोगी दिनेश का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल यहाँ पर उठाया है कि ईडी लगातार ही मनी लॉन्ड्रिंग की बात कह रही है, पैसों की गड़बड़ी की बात दिल्ली की शराब नीति में कह रही है, तो जो पैसा हमने या हमारे नेताओं ने लिया है, हमारे नेताओं ने जो पैसा खाया है, वो पैसा गया कहाँ है वो पैसा? क्या जमीन उस पैसे को निगल गई या आसमान उस पैसे को खा गया? लगातार ही ईडी के कार्रवाई को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है। तो वहीं हेमंत सोरेन का भी लगातार यही कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, ये पूरी तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार के दबाव में हो रही है। इस पर आपका क्या कुछ मानना है? क्या वाकई में बीजेपी लोकसभा चुनावों से डर करके ये कार्रवाई कर रही है या सच में कोई घोटाला हुआ है जिसको लेकर के हेमंत सोरेन और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता घिर रहे हैं और आगे घिरने वाले हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।